चलिए ये कुछ स्पेशल पॉइंट देख लीजिए जिसके बारे में मैंने आपसे ओरली तो डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा आप राइटिंग में लिख लीजिए इसे। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारी फील्ड होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके बारे में पहली बार जिक्र किसने करा था? फैराडे ने। ये वही फैराडे है जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था। ठीक है, पूरा यूनिफाइड अप्रोच चल रहा है इनका। और इसके बाद इसको फिर स्ट्रेथन या सॉलिडिफाई या इनकॉर्पोरेटेड किसने करा? मैक्सवेल ने करा। मैक्सवेल ने और क्या काम करे? 4 तरह की हमें यूनिफाइड थ्योरम्स दी। ठीक है, इक्वेशन दी, मॉडिफाइड थ्योरम्स बोलते हैं उन्हें। और 1864 में इन्होंने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी लॉज होते थे आपने पढ़े हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड के लॉज होते थे जिसमें करंट वाले भी आएंगे, किरचॉफ वाले, उन सबको इन्होंने यूनिफाइड करके ये बोला भाई कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके जितने भी इफेक्ट है, जितने भी लॉज हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी स्पेस में एग्जिस्ट करेगी तो उस स्पेस में एक तरह की वेव भी एग्जिस्ट करेगी जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और बहुत तरह की होती है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, बहुत तरह की होती है। रेडियो होती है, माइक्रो होती है, इंफ्रा होती है, विजिबल होती है, यूवी होती है, एक्सरे होती है और गामा रे होती है। बहुत तरह की होती है। उसके बाद क्या है मान लो एक हम पे वायर हो, उसमें कुछ करंट कैरी हो रहा है, तो आपको पता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी। मान लो उस वायर को मैंने बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी ही रहेगी, बेंड ही तो करा है, स्ट्रेंथ तो उतनी रहेगी, फार्मूला चेंज हो जाएगा पर स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी। बट सबसे मेन बात कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब ज़्यादा क्राउड हो जाएगी, ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगी, ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगी। पहले खुली हुई थी, अब ऐसे कर दिया आपने, प्रेशर लगाया, लेटरल प्रेशर, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी? क्राउडेड हो जाएंगी। ये आपने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी वजह से वो जो सर्कुलर कॉइल होती है उसकी ऐसे 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 और बीच में सर्कुलर बनती है, वो मुड़ने की वजह से ही बनी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से। इसके बाद क्या है कि एक जो करंट कैरिंग सोलोनाइड होता है, जो आपने देखा, वो बार मैग्नेट के जैसा ही काम करते हैं, मतलब वो वैसे ही काम करेगा जैसे आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, डिपेंड करेगा नॉर्थ साउथ कहाँ बन रहा है, क्योंकि वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ही होगी जैसे बार मैग्नेट की आती है। आपने देखा है आयरन फिलिंग्स आती हैं, देखा है ना, 2 ग्लास स्लैब के बीच में बार मैग्नेट के आयरन फिलिंग्स रखते हो, तो फिर उसकी वजह से जैसे बनती है वैसे सोलोनाइड की भी दिखती है। उसके बाद अगर सोलोनाइड के अंदर हम कोई डाइपोल डालें, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है जैसे डाइपोल होते हैं। तो अगर हम कोई मैग्नेटिक डाइपोल डालें तो आपको पता है मैग्नेटिक डाइपोल में नेट फोर्स कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 0 आएगा। और जो भी सर्कुलर कॉइल होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करती हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी टाइनी मैग्नेटिज्म के जैसे क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। ये हमने कहाँ देखा था? हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में, कि इलेक्ट्रॉन किसके जैसे बिहेव करते हैं? स्मॉल मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं और उसकी वजह से वो अपना कुछ मैग्नेटिज्म बनाते हैं। ठीक है, जो वैसे तो रैंडमली होता है, ओरिएंटेड, तो 0 हो जाता है। लास्ट चीज़ देखिए, या मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी कि दो अगर हम पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हों, 2 कॉइल्स में कैरी, जिनकी वजह से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो मान लो एक कॉइल ये रही, एक कॉइल ये रही। इस कॉइल में जो करंट है वो I1 है और इस कॉइल में करंट I2 है। दोनों को हमने ऐसे प्लेस करा कि इनके बीच में 90 डिग्री बने। तो आपको पता है भाई मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर्स होती हैं, तो वेक्टर का फार्मूला कैसे निकलता है? B = अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, और cos 90 0 होता है, तो 2B1 B2 cos 90 वाली पूरी टर्म कितनी होगी? 0 हो गई। तो B की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर आई। सर्कुलर कॉइल के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड पता ही है कितनी होती है? μ0I/2R होती है। तो अगर पहली कॉइल में करंट कैरिंग है I1 और उसका रेडियस है R1, तो ये होगी μ0I1/2R1। पर अगर टर्म्स इसमें n है और उसमें भी n टर्म्स ले रहे तो दोनों साइड आप n लगा देना, यहाँ I1 R1, यहाँ I2 R2। और आप अपनी कॉपी में ये फार्मूला फिर निकाल भी सकते हैं कितना आएगा। मेरी मेन कंसर्न ये है कि जब दोनों करंट सेम हो जाए, जब दोनों करंट क्या हो जाए? सेम हो जाए, और दोनों रेडियस भी सेम हो जाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड आने कितने वाली है? तो देखिए दोनों करंट सेम हो जाए तो B की वैल्यू B1 आपका कितना बनेगा? μ0 Ni/2R। अब B2 भी इतना ही होगा क्योंकि I1 I2 और R1 R2 क्या हो गए? सेम हो गए।
तो बी नेट कितना आएगा, बी नेट आएगा अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो भाई दोनों एक ही चीज़ है, तो क्यों ना मैं 2 टाइम्स लिख दूँ। आपको आई ये बात समझ में, मैं क्यों ना इसे 2 टाइम्स ले लूँ। मुझे करना है ना म्यू नॉट ni/2r का, एक बार b1 के रिस्पेक्ट में स्क्वायर, और एक बार ये b2 बन जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू नॉट ni/2r का होल स्क्वायर। अब इस पूरी चीज़ को अल्फ़ा मानो, इस पूरी चीज़ को अल्फ़ा मानो, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया, 2 अल्फ़ा हो गया। या ऐसे भी नहीं मानते तो अंदर वाली चीज़ को सिर्फ अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर कितना होगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब अंदर आएगा 2, फिर अल्फ़ा क्या है म्यू नॉट ni/2r, और इसका क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। अब जब आप इंडिसेस के लॉसेस से अलग अलग करोगे तो 2 का रूट आएगा, √2 आएगा, और साथ में ये आएगा अंडर रूट के अंदर कितना म्यू नॉट ni/2r का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा आएगा √2 म्यू नॉट ni/2r, बट म्यू नॉट ni/2r आपका b1 या b2 है, तो इसे √2 b1 लिख सकते हैं या √2 b2 लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें एक और केस है कि अगर क्या हो, सर्कुलर कॉइल कंसेंट्रिक हो, मतलब पैरेलल हो, तो क्या होगा। तो वहाँ 5वें पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि जब सर्कुलर कॉइल कंसेंट्रिक हो तो क्या होगा। जैसे एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, इनका सेंटर सेम है O, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, R1 और R2। एक ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई B1 और एक ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई B2। अब यहाँ 2 केस हो सकते हैं। 2 केस क्या, पहले तो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो, या तो दोनों ही क्लॉकवाइज हो, और या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हो। तो आपको ये तो समझ में आ गया दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो आप अगर बी नेट निकालना भी चाहते तो आप बोलते b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस कितना 2b1 b2 कॉस एंगल कितना है, 0, यही बोलते। ये कब है, जब I1 और I2 की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो cos 0 1 होता है, तो आप पे सिर्फ इतना आया b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और 2b1 b2। बच्चों फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर b1 प्लस b2 का क्या बनेगा, स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 प्लस b2 आ जाएगी। फिर वही बात कि b1 b2 हो गया क्या, तो सर्कुलर कॉइल के लिए आपने देखा ही है कि आपका म्यू नॉट I/2r आता है, तो म्यू नॉट n भी लगा लो, i की जगह I1 और 2r1, और यहाँ पे आ जाता है म्यू नॉट n i की जगह I2/2r2। ये कब वैलिड है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दोनों लूप्स में या वायर्स जो हैं उसमें करंट सेम डायरेक्शन में, आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज और आइदर इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। पर तब क्या हो कि जब दोनों अपोजिट हो, I1 और I2 अपोजिट हो, अपोजिट मतलब एक क्लॉकवाइज जा रहा, लेट अस से I1 क्लॉकवाइज जा रहा, तो I2 आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, या I2 आपका क्लॉकवाइज जा रहा और I1 आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा। पहले केस में क्या था, I1 I2 बोथ आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पर अब अलग है। तो I1 I2 अपोजिट है, अपोजिट में क्या होगा वही शुरू करते हैं, तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ डालेंगे 180 cos 180, cos 180 -1 होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये कुल मिला के b1 माइनस b2 होगा, तो बीच में कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आपका मेन कंसर्न था जो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। सेम डायरेक्शन, बोथ कैन बी क्लॉक, बोथ कैन बी एंटी क्लॉक, यू हैव टू ऐड, एंड अपोजिट डायरेक्शन, सो बीच में आपका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़ देखो क्या है कि आपने क्या करा, आपने अब थोड़ा सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दिखी किस किस के बीच में,
बायट-सैवर्ट लॉ, और एक बार आपको देखना है एम्पियर-सर्किटल लॉ के साथ, और एक बार देख लो कूलम्ब्स लॉ के साथ, है ना। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लो कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायट-सैवर्ट लॉ एंड यूनिट फर्स्ट से आपका कूलम्ब्स लॉ आ गया। कूलम्ब्स लॉ, COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। इनके बीच हम सिमिलैरिटी देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे? सिंपल सी बात है। पहले बायट-सैवर्ट लॉ आपको पता होना चाहिए। डीबी क्या है? μ0/4 है, आइडियल है, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्म लिख दी मैंने इसकी। और आपका जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या है? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, ये आप पे है। अब देखिए, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, आपने यहाँ देखा था यहाँ फोर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो फोर्स को हम सुपर पोजिशनली ऐड करते हैं। जैसे हम पे 3 है तो F1 + F2 + F3 करते हैं, वट एवर भी द एंगल देखना पड़ता है, ठीक है। और DP भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। भाई यहाँ पे सोर्स क्या होता है? स्टैटिक चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है? मूविंग चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सिमिलैरिटीज़ में सबसे पहले आएगा बोथ फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब DB भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं लॉन्ग रेंज। तो दे आर लॉन्ग रेंज, ये दोनों होंगे लॉन्ग रेंज, दे कैन बी अप्लाइड टू लॉन्ग रेंज, ठीक है। ये दूसरी चीज़ क्या है? बोथ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, सुपर पोजिशन बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक सुपर पोजिशन बनती है इसमें, है ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर बनता है। आप पे 3-4 आपने चार्ज देखे थे, उन सबको जोड़ते हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को भी जोड़ेंगे। तो मैं सीधा एक्सप्रेशन लिखता हूँ। लिखते कैसे कि भाई देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट एलिमेंट के लिए अगर हमें निकालनी है तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मतलब ये नेट है, ठीक है। तो DB1 पहले करंट एलिमेंट के लिए, फिर DB2 दूसरे करंट एलिमेंट के लिए, एंड सो ऑन, आखिरी में आपका DBN आ जाएगा। क्लियर? इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं कि पहले आप इंडिविजुअली एंगल निकाल लो और बाद में ऐड कर लो। मतलब इंडिविजुअली दो चीज़ों के बीच में जो भी एंगल है उससे जो फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसे सॉल्व कर लो, और फाइनली यहाँ पे उसका बस मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। या तो बहुत से लोग इसे कैसे करते हैं, बेसिस पर बेसिस एंगल लेके करते हैं, है ना, वैसे भी कर सकते हैं। और जो आपका नेट फोर्स होगा वो भी आपका ऐसे निकलेगा। देखो, नेट को मैं नीचे कोई नोटेशन नहीं लगा रहा हूँ, तो पहला फोर्स मतलब पहले और दूसरे के बीच का फोर्स, ऐसे ही दूसरे और तीसरे के बीच का फोर्स, ऐसे ही तीसरे और चौथे के बीच का फोर्स, और ऐसे ही चलता रहता है आपका nth और n-1 के बीच का फोर्स। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पहला पहला, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला nth, ऐसे भी चलता है, ठीक है। पॉइंट दर पॉइंट भी चलता है ये, और दो चीज़ों के बीच में भी चलता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर आप लोकली भी देखोगे ना, जैसा आपको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड बेंड भी करती है, जैसे नॉर्थ बना दिया, साउथ बना दिया, पर एक्चुअली में वो बेंड ही नहीं करती। अगर आप यहाँ पे लोकल करंट एलिमेंट देखोगे ना, जैसे यहाँ पे लोकल करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लीनियर होगी सीधा, और ऐसे अगर यहाँ पे करंट एलिमेंट बनाओ तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी लीनियर है। ऐसे अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाओ छोटी सी, या एक छोटा सा करंट एलिमेंट बनाओ तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी लीनियर है, सीधा ही में है, ठीक है। पैरेलल नहीं बोलना, लीनियर बोलना। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, सोर्स चार्ज कहीं भी हो तो लोकल सोर्स चार्ज देखा जाएगा, उसके सीधा कैसे होता है, लीनियर होता है, सीधा, ठीक है, लीनियर। तो तीसरी चीज़ क्या आएगी, दोनों लीनियरली फॉलो करते हैं अपने सोर्स को। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉलोज जिसका करंट एलिमेंट है आइडियल
इसको कैसा फॉलो करती है, लीनियरली, सीधा सीधा, लोकली देखना है, ऐसे नहीं आप पूरा देख रहे हो, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं देखना, लोकल देखना है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी फॉलो करती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज को फॉलो करती है, वेक्टर नहीं आएगा, है ना। और ये कैसे करेगी, लीनियरली, ये भी सीधा सीधा फॉलो करेगी, ठीक है, लोकली देखना है आपको, क्लियर है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में इंक भर लूँ, आजकल इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, ह्यूमिडिटी है ना आजकल, बहुत जल्दी सूखती है। चलो इसके बाद देखो, ये तो सिमिलैरिटीज़ की बात हुई, अब डिससिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। ठीक है, इनके बीच में डिससिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, डिससिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, DISSI, ठीक है, ये इनकी बात करते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा है दोनों में से स्मॉल करंट एलिमेंट एंगल डिपेंडेंट है, ये नहीं है, तो पहला तो डिससिमिलैरिटी यही हो गया कि यहाँ पे क्या है, ये एंगल डिपेंडेंट है और वो नहीं है। तो पहली चीज़ यही है कि DB जो क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ। तो DB जो है एंगल डिपेंडेंट है, एंगल दिख रहा है ना आपको, तो एंगल डिपेंडेंट है ये। वाइल कूलम्ब फोर्स जो है, सारे फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ कूलम्ब फोर्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि सारे भी करते हैं। कूलम्ब फोर्स जो है एंगल इंडिपेंडेंट है। फोर्स की ना बहुत बारीक लकीर है, आगे जब न्यूक्लियर फोर्स पढ़ोगे तो एटम एंड न्यूक्लाई में, तो बहुत ज़्यादा एनोमलीज आती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखो, ये जो फोर्स है ना, ये डिपेंड तो इसी पे करता है, ये R क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद आया, R1 और R2 होता है, दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, ये पोजीशन वेक्टर होता है, इसका होता है R1, इसका होता है R2, ये सारी चीज़ें पता है ना आपको कि ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट B है, तो एट एनी ऑब्जर्वेबल पॉइंट जिसे हम जनरली ओरिजिन मानते हैं, तो ओरिजिन से A का पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका R2 है, तो हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं जो R12 या R21 होता है। अगर F21 तो R12 लेते हैं पोजीशन में, है ना, यूनिट वेक्टर उल्टा चलता है ना यहाँ पे, दूसरी साइड से ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको पता चला इनके बीच में कैसे रिलेशन है, पैरेलल रिलेशन है, चाहे इन्वर्स है, पर फोर्स आपको हमेशा पता है, अगर दो चार्ज ऐसे ज्वाइन हो रहे तो फोर्स हमेशा या तो ऐसा एक्ट करेगा या तो ऐसा एक्ट करेगा, ऊपर से नहीं कर सकता, नीचे से नहीं कर सकता, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, दो चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रही है वहीं पे एक्ट करता है। तो और जबकि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, DL और R के बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है, DL और R के बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है, और ये क्रॉस कुछ और नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। मतलब DL और R अगर किसी प्लेन में है तो DB उसके परपेंडिकुलर होगा। इसे फेल नहीं लिखना, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ पर फेल नहीं लिखना। तो आपको पता चला कि जो हमारा कूलम्ब फोर्स होता है वो तो भाई अलोंग होता है, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इट फॉलोज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जहाँ है वैसे फॉलो करेगा। 1 से 2 जा रहा तो इसको 2 से 1 आना पड़ेगा, और वो 2 से 1 आ रहा तो इसे 1 से 2 जाना पड़ेगा। तो फॉलो तो उसे ही कर रहा है, चाहे सपोर्ट में करे या अपोज में करे, चाहे पैरेलल करे चाहे एंटी पैरेलल करे, उसे ही कर रहा है। तो फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि आपका R होता है, वाइल DB इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, DB क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिख भी रहा है किसका है, DL और R के बीच में क्रॉस है, दैट इज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग कौन DL एंड R। अब आपको वो चीज़ लिखनी है जो मैंने यहाँ पे मिटा दी थी, कि एक बॉक्स बनाया था ना प्लेन जिसमें DL और R थे और DB उनके उस प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है, शाबाश।
और सबसे मेन डिफरेंस तो इनके बीच में ये होता है कि फोर्स जो होता है वो स्टैटिक चार्ज पे डिपेंड करता है, जबकि जो हमारी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है बायट-सैवर्ट लॉ से किसी करंट एलिमेंट की वजह से वो हमारे एक कांस्टेंट मूविंग चार्ज को फॉलो या सपोर्ट या डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे लिखो, फोर्स जो है वो फंक्शन है, फोर्स कौन सा, कूलम, फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टैटिक चार्ज, ये स्टैटिक चार्ज का फंक्शन है। वाई चाहे डी बी बोलो या बी बोलो, बात तो एक ही है। डी बी इज़ अ फंक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, और सबको बच्चे को पता है मूविंग कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, मूविंग चार्ज। तो ये मेरे हिसाब से 3 डिफरेंस इसके लिए काफ़ी होंगे। अब हमारा नया डिफरेंस जो आएगा वो किसके बीच में आना चाहिए, तो आपको ही पता है, वो आपका आना चाहिए इनके बीच में, एम्पियर सर्किटल लॉ और बायट-सैवर्ट लॉ। तो पहले उनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और फिर डिससिमिलैरिटीज़ देखेंगे। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। पहले इनके बीच में ये देखेंगे सिमिलैरिटीज़। ठीक है, चलो तो क्या है, पहले तो इनका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ये तो हमारा बायट-सैवर्ट लॉ होता है। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये नहीं बनाते, लूप सरफेस के लिए होता है, बराबर म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, लाइन इंटीग्रल। तो आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो करंट एलिमेंट कॉमन है, पर यहाँ तो करंट एलिमेंट और वो अलग है। देखो आई डी एल को आप अलग नहीं कर सकते, आई डी एल के साथ आएगा कहाँ, बायट-सैवर्ट लॉ में आई का अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और डी एल का यहाँ पे कोई अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नहीं तो लॉ में अलग अलग दिए रहते हैं, उन्होंने सीधा आई डी एल बोला। तो मैं यहाँ पे ये मानूंगा कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को करंट के साथ जोड़ रही हैं, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को करंट के साथ जोड़ रही हैं, क्योंकि आइडियल को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, साथ में ही आता है। तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि बोथ रिलेट दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे मत लिखो, नहीं तो तुम एक को ही फेवर करोगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख लो, बोथ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड विद फ्लोइंग करंट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड को फ्लोइंग करंट के साथ रिलेट करती हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे रही है, करंट के फ्लो होने से, नेचुरल तो है नहीं, किसके फ्लो होने से आ रही है, करंट के फ्लो होने से आ रही है। तो दोनों ही लॉ हमें ये बताते हैं कि जब कोई करंट फ्लो करता है तो कैसे कैसी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग फिगर में बनती है। ठीक है, करंट का कंसिक्वेंस देख रहे हैं हम, या करंट का इफेक्ट क्या है वो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये होगा बोथ इंस्पेक्ट द consequences या इफेक्ट ऑफ करंट ओवर, किसके ओवर, मैग्नेटिक फील्ड के। ये तो इनकी सिमिलैरिटी हुई। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस, ये तो इनकी सिमिलैरिटी थी, अब देखते हैं डिफरेंस। तो देखिए, या डिससिमिलैरिटी लिख लीजिए, डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है सर, टी खा गए, ये रहा डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन बायट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, दोनों अलग के हैं। तो आपको पता है बायट-सैवर्ट लॉ में डी भी आता है और वहाँ इंटीग्रेशन आता है। डी किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का, और इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, तो पहले डिफरेंस तो आपको यही पता चला क्या, कि बायट-सैवर्ट लॉ जो है BSL वो डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। वाइल जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इंटीग्रल फॉर्म है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैं आपको क्या बताते चलता हूँ यहाँ, जो मैं आपको बोलता ही हूँ, एक में सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक में
अनसिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बायट-सैवर्ट लॉ इज अप्लाइड अपॉन अनसिमेट्रिकल, कहीं ज़्यादा कहीं कम, अनसिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है तो आपका सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। वाइल एम्पियर सर्किटल लॉ इज अप्लाइड ऑन सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसा, हर आर्म में एक जैसा है, हर पार्ट में एक जैसा है, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तभी तो हम लूप मानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेंडर में भी देखा है ना आपने, क्रॉस सेक्शनल एरिया में सिमेट्रिकल मानते हैं। ये हो गया। और कोई पॉइंट अगर आपको पता है तो बताइए। तो एक और प्रिंसिपल है, हालांकि वो थोड़ा बाद में क्लियर होगा, पर अभी लिख सकते हैं। देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ ना ऐसे मैग्नेटिज्म को फॉलो करता है जो इलेक्ट्रिक हो नेचर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज़ बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसे सोलोनाइड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वाइल जो आपका बायट-सैवर्ट लॉ है वो सिर्फ मैग्नेटिज्म पे बेस है। मतलब बायट-सैवर्ट लॉ आप एक ऐसे उसमें भी लगा सकते हैं, जो एक ऐसे डिवाइस या एपरेटस में भी लगा सकते हैं जिसमें करंट से मैग्नेटिज्म बना, और उसमें भी लग सकता है जो नेचुरल हो, जैसे बार मैग्नेट या हॉर्शो मैग्नेट। तो बायट-सैवर्ट लॉ इज़ बेस्ड अपॉन, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिज्म। ये चीज़ है, ये थोड़ी आगे जाके क्लियर होगी। क्लियर? ये देख लो, दोनों की सिमिलैरिटी भी लिख लिया हमने। ये तो क्या थी, हाँ, ये हमारी क्या थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिसिमिलैरिटी लिख रहे थे ना, ठीक है। सिमिलैरिटी तो हमने लिख दी है। तो ये चारों चीज़ें हो गई आपकी, शाबाश। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो ये हमारा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर 1, और एक और हमारा ऑब्जर्वर है, एक और हमारा ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये रहा, ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ। क्या दोनों को मैग्नेटिक फील्ड सेम तरीके की एक्सपीरियंस होगी? बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सेम तरह की एक्सपीरियंस होगी या नहीं होगी, या अलग अलग होगी? दोनों तो सेम मैग्नेटिक, और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब तो चिंता ही नहीं, मतलब जितनी इधर होगी उतनी इधर, इतनी इधर, इतनी इधर, इतनी उधर, उतनी उधर, हर जगह सेम है, बीच में भी एक जैसी है। तो ये हम पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप बताओ, दोनों को सेम एक्सपीरियंस होगी? नहीं। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल क्या होता है कि चार्ज मूव करे। अब मान लो कि बंदा रेस्ट में, ठीक है, और इसके लिए चार्ज मूव कर रहा, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉन जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब इस पर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म लगेगा, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये रेस्ट में है। पर मान लो ये बंदा उतनी ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस मैन की वेलोसिटी उतनी है जितनी चार्ज की वेलोसिटी है। चार्ज जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वैसे कर नहीं सकता, पर मानने में क्या जाता है कि चार्ज जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जितना मैन की वेलोसिटी है, मैन उतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जितनी चार्ज की वेलोसिटी है। ऐसे केस में क्या होगा? सोचो, ऐसे केस में क्या होगा? आप मुझे बताओ। ऐसे केस में सिर्फ इतना होगा कि रिलेटिव मोशन जीरो होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है, तो रिलेटिव मोशन कितना होगा? जीरो होगा। मैं आपसे बोलूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों वेलोसिटी सेम है, v मान लो। मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v है, चार्ज की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v है, तो जीरो आ गया। और अगर रिलेटिव मोशन जीरो आ गया तो इस बंदे को फील ही नहीं होगा कि कोई मैग्नेटिज्म
मुझ पे लग रही है या मुझ पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि मैग्नेटिज्म सोलली किस पे डिपेंड करती है कि चार्ज मूव कर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि इस बंदे का तो क्या है, ये उतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है जितनी स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरली रिलेटिव मोशन पे ही डिपेंड करती है। मतलब अगर चार्ज मूव करेगा और ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में होगा तो ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स फील होगा, पर आज नहीं हो रहा ऐसा इसके केस में। जबकि इसके केस में क्या है, ये रेस्ट में है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, 0 है। तो आप ध्यान से देखो, अगर चार्ज की वेलोसिटी v होती और ये 0 है तो रिलेटिवली कितना आ रहा है, v माइनस 0 कितना, v, जबकि पहले क्या आ रहा था, v माइनस v कितना, 0। इतनी बातें क्लियर है। तो होगा क्या फिर, इसके रिस्पेक्ट में ये जो रेस्ट वाला बंदा है उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अगर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी तो उस पर फोर्स भी लगेगा। ठीक है, इस केस में लग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन कितना है, 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसे एक्सपीरियंस नहीं होगी अगर ये चार्ज की स्पीड से मूव करे। जबकि यहाँ पे ये रेस्ट में है तो नेट वेलोसिटी कुछ है, रिलेटिव मोशन नेट कुछ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। ये सारे 3 डायमेंशनल जो लॉज हैं उस पर बेस है। ठीक है, अर्थ के बाहर ये कुछ ही नहीं लगेंगे। यहाँ सबसे ये कंक्लूजन आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है रिलेटिविस्टिक होती है। रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करेगी, उस ऑब्जर्वर को फील हो जाएगी जो खुद रेस्ट में हो, और उस ऑब्जर्वर को फील नहीं भी हो सकती है कि जिसकी वेलोसिटी चार्ज के बराबर हो। ठीक है, हालांकि अगर इसकी वेलोसिटी कम भी होती ना तो इसके रिस्पेक्ट में तो इसको कुछ और ही फील होता, ज़्यादा होती तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ और फील होता। मान लो ये 0 है, ये 10 होती, इसकी वेलोसिटी 10 होती, उसकी 0 है, इसकी 10 होती, तो 10 में कुछ और तरीके का फोर्स फील होता, 20 में कुछ और तरीके का होता, 30 में कुछ और तरीके का होता। पर अगर ये सारी बातें समझ में आई तो एक और बात, अगर यहाँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो दोनों को एक जैसे फील होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है इतनी बातें? शाबाश। चलिए नई चीज़ देखें, क्या है नई चीज़, देखो फिर। नई चीज़ क्या है, नई चीज़ कुछ ऐसी है कि एक और क्वेश्चन मैं आप पे पुटअप करता हूँ कि क्या है कि a magnetic field is produced by motion of electric charge. A magnetic field is produced by motion of electric charge, but where is the motion of electric charge in common bar magnet? ठीक है, यह है। तो इसमें बात क्या है, सिंपल सी बात यह है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो समझ में आता है कि भाई चार्ज मूव कर रहे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा, पर जो बार मैग्नेट है वो तो ऐसी है जैसे आपने घर में देखा होगा स्पीकर के होते हैं, उसमें तो कुछ है नहीं, कोई मोशन तो हो ही नहीं रहा, आपको ऐसे लगता होगा। तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप हो जाता है, इनका बेस ये है कि मैग्नेटिज्म तभी डेवलप होगा जब मोशन होगा। वो सही बात है, मोशन जब भी होगा तब भी है। तो बार मैग्नेट में तो आपको कोई मोशन नहीं दिख रहा है, मैक्रो लेवल में कोई मोशन नहीं दिख रहा है बार मैग्नेट में, ऐसे मैग्नेट में या हॉर्सशो मैग्नेट में कोई मोशन नहीं दिख रहा है। तो इसमें कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ये क्वेश्चन है। सोचो फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ऐसे कैसे हो जाता है, चलिए वेलकम बैक। कैसे होता है ये सोचना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए, आपको जो आपका लेवल है वो मैक्रो लेवल है। मैक्रो लेवल में आपको बार मैग्नेट में कोई मोशन नहीं दिख रहा है, कोई मोशन नहीं दिख रहा है, पर भाई माइक्रो लेवल में तो होगा, सब एटॉमिक लेवल में, इलेक्ट्रॉन के लेवल में। इलेक्ट्रॉन के लेवल में बार मैग्नेट में मोशन होगा। कैसे होगा वो समझते हैं। मान लो कोई बार मैग्नेट है तो वो मैटर का ही तो बना है, मैटर का बना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम होंगे। तो ईच इलेक्ट्रॉन इन बार मैग्नेट, हर इलेक्ट्रॉन जो है बार मैग्नेट में वो बिहेव करता है एज अ मूविंग बॉडी कैरिंग चार्ज।
कैरिंग चार्ज। हर इलेक्ट्रॉन में अपना कोई चार्ज होता है ना, पता ही है ना तुम्हें कितना होता है, मास भी होता है। तो हर इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है कि वो मूविंग बॉडी के जैसा है जिसमें कोई चार्ज है। और अगर मूविंग बॉडी जिसमें कोई चार्ज है वो हो तो वो करंट प्रोड्यूस करती है। हर मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम क्या प्रोड्यूस करती है, करंट प्रोड्यूस करती है। जैसे ही करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या पैदा होता है, मैग्नेटिज्म। तो इससे आपको ये पता चला हर इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ इंडिविजुअल मैग्नेटिज्म है। ये मैग्नेटिज्म होता क्यों है, उसके लिए मूव करना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव करता है, आपको भी पता है। एक तो ये सेंट्रीफ्यूगली करता है या सेंट्रीपिटली करता है। सेंट्रीपिटली मतलब रेवोल्यूशन करता है, या रेवोल्यूशन को एक और चीज़ बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, या रेवोल्यूशन करता है, सेंट्रीपिटली करता है। और एक उसका होता है रोटेशनल मोशन, जो ये अपनी एक्सिस में रोटेट करता है ना, घूमता है ना ऐसे जैसे अर्थ घूमती है, रोटेशनल मोशन। इन दोनों की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है। मान लो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है बी ओ, और रोटेशनल की वजह से पैदा हो रही है BR। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी इलेक्ट्रॉन में कितनी हो गई, B ड्यू टू ऑर्बिटल प्लस B ड्यू टू रोटेशनल, दोनों की वजह से। और यही ऐसी बहुत सारी जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हमारे बार मैग्नेट को अपना मैग्नेटिज्म मिलता है। आई बात समझ में, बार मैग्नेट को अपना मैग्नेटिज्म मिलता है। हालांकि एक और बात, ये बहुत रैंडम होते हैं, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, इसलिए आपको मैक्रो लेवल में ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, ठीक है, ये बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ देखिए, नई चीज़ देखो इसमें अगर कोई मिलती है, नहीं तो सेशन कंक्लूड करते हैं। देखो ये हो गया, ये भी हो गया। कुछ होगा तो वो कर लेते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन व्हाट रिस्पेक्ट किस बेस पे वायर कैरिंग करंट इज डिफरेंट फ्रॉम वायर हैविंग नो करंट, वायर हैविंग नो करंट। ऐसा क्या बेस है जिसके बेस पे आप ये बता सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ है, तथ्य है, फैक्ट है, जिसके बेस पे आप ये बता सकते हो कि कोई करंट कैरिंग वायर कैसे डिफरेंट है एक ऐसी वायर से जिसमें कोई करंट कैरी ना हो। क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैं, तो वो तो बेस हुआ नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं, एक में रैंडम कर रहे हैं, एक में डेफिनेट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वो तो बेस बना नहीं। सबसे बढ़िया बेस क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर होगी, इसको ऑफिशियली लिखना है ना नीचे से कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। जो भी करंट कैरिंग वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म बनता है। पर जिस वायर में कोई करंट नहीं है वहाँ पे मैग्नेटिज्म कितना होगा, 0 होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगी। ये सिंपल सी बात थी इसकी, ठीक है। मैंने पहले बता दिया मोशन दोनों में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक में रैंडम हो रहा है, एक में पर्टिकुलर हो रहा है, तो वो तो फैक्ट नहीं है। फैक्ट फिर एक ही हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिज्म बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और दूसरी वायर नहीं बना पाएगी। क्लियर, शाबाश। एक और चीज़ देखिए, एक आप पे है क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया भी था कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड बी मेड स्ट्रॉन्ग। इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर है उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो हमने पढ़ा था लैमिनेटेड आयरन कोर डालें, बाय इंसर्टिंग लैमिनेटेड आयरन कोर
उससे होता क्या है, तो वो आप लोग आगे पढ़ोगे क्या चीज़, एक चीज़ होती है हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व, कर्व। इससे आपको एक चीज़ पता चलेगी, कोई कोई इसे हिटरेसिस भी बोलते हैं, मैं हिटरेसिस ही बोलता हूँ, हिस्टेरेसिस भी बोलते हैं। तो बाय इंसर्टिंग लेमिनेटेड आयरन कोर, पहली बात तो ये लिखो, लेमिनेटेड आयरन कोर डालेंगे तो बात बन पाएगी। होता क्या है देखो, हिटरेसिस या हिस्टेरेसिस जो कर्व है वो आपको बताता है किसके बारे में, कि हम कैसे कैसे ऐसे मटेरियल लें, जैसे एक हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, और एक हमें टेम्प्रेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है जिसका आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा ना हो। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा जैसे सिक्का है, उसे मैग्नेट के चारों तरफ घुमाते हैं तो उसमें भी कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी में मैग्नेटिज्म है भी तो उसे ख़त्म करना है, उसके मैग्नेटिज्म को ख़त्म करना है, अगर उसने किसी से उधार भी लिया है उसे ख़त्म करना है, तो उसे हम बोलते हैं कोर्सिवनेस या कोर्सिविटी। तो लेमिनेटेड आयरन कोर की ऐसी कुछ खास बातें हैं जो हम आगे जाके रिवील करेंगे, जो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी से रिलेटेड ही है, जिसकी वजह से उसे सोलोनाइड में यूज़ करा जाता है, ठीक है। शाबाश। और देखो एक आपके क्वेश्चन है, राइट ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल in magnetic field to experience फोर्स मिनिमम और दूसरा है फोर्स मैक्सिमम। फोर्स मिनिमम और फोर्स मैक्सिमम, कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ऐसी क्या उसकी ओरिएंटेशन या डायरेक्शन होगी कि जब उस पर मिनिमम फोर्स लगे, और ऐसी क्या होगी कि जब उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे। तो आपका लॉरेंज फोर्स पता ही है मैग्नेटिज्म क्या होता है, QVB साइन थीटा। Q तो हमारे हाथ में नहीं है, V हमारे हाथ में नहीं है, B हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ओरिएंटेशन है। तो देखिए पहला आंसर करते हैं, हमें फोर्स मिनिमम चाहिए। मिनिमम फोर्स होता है 0, नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें नेगेटिव मतलब डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं। तो मिनिमम के लिए हमें साइन थीटा को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और साइन की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। जब भी थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो साइन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है, 0 है, ठीक है। यहीं से आपको पता चल गया कि थीटा को 0 करना पड़ेगा, तो ओरिएंटेशन को तो पता चल गया। और अगर आपको पता हो तो Q स्केलर होता है, ये जो एंगल होता है थीटा, ये V और B के बीच का होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी कि हमारे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करना पड़ेगा। पैरेलल में ही थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसके बाद दूसरा देखिए, आपको पता ही चल गया, फोर्स अगर मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तो नहीं होगी, कितनी होगी, QV और B होगी। और ये QVB वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो, जो कि कितनी है, 1 है। 1 कब आती है, साइन 90। इसका मतलब थीटा एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। और थीटा एंगल 90 मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। अभी आगे जाके एक प्रिंसिपल बन जाता है, परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ लेता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे तो हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब हमारे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। गॉट इट, बहुत बढ़िया, चलिए।